नमस्कार, रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूं रामेश्वर मिश्रा। चलिए देखते हैं इस शो में क्या है खास। कर्ज लेकर घर खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत, बैंकों ने होम लोन रेट में की कटौती, बिल्डरों के धोखाधड़ी पर लगाम कसना होगा मुमकिन, कैबिनेट में पास हुआ रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल, गाजियाबाद बनेगा स्मार्ट सिटी और करेंगे मुलाकात रियल एस्टेट से जुड़ी एक शख्सियत से। कर्ज लेकर घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। आरबीआई के फटकार के बाद देश के कई बड़े बैंकों ने अपने होम लोन दर में कटौती करना शुरू कर दिया है। इनमें आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक प्रमुख है। आने वाले समय में माना जा रहा है कि दरों में और भी कटौती होगी, इससे बाजार के अच्छे सेंटिमेंट्स होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार के क्रेडिट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आरबीआई ने देश के तमाम बैंकों को फटकार लगाते हुए ब्याज दरों में कटौती करने को कहा है, जिसके बाद कई बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती की और आम लोगों के लिए सस्ते लोन का रास्ता साफ किया। रिजर्व बैंक गवर्नर की तल्ख टिप्पणी के बाद बैंकों ने ब्याज दरों में फटाफट कटौती शुरू कर दी है। बैंक अगर ताज़ा कटौती का फायदा मौजूदा स्कीम में शामिल करते हैं तो लागू दरें कुछ इस तरह होंगी। 10.10% पर लोन लेने वालों को 9.90% ब्याज देना होगा। इसी तरह एक्सिस बैंक में 10.15% पर लोन लेने वालों के लिए नई दर 9.95% होगी। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक से 10.15% पर जिन ग्राहकों ने लोन लिया है उन्हें 10% की दर से ब्याज देना होगा। हालांकि बैंकों ने यह साफ नहीं किया है कि नए होम लोन ग्राहकों के लिए भी बेस रेट में कमी के बाद कम दरों वाली स्कीम आएगी या नहीं। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर अभी भी बैंकों के रेट कट से खुश नहीं है। उनका कहना है कि होम लोन दर सिंगल डिजिट होने के बाद ही इस सेक्टर का भला हो सकता है। पूरी उम्मीद है कि जिस दिशा में हिंदुस्तान चल रहा है, जो डिफ्लेशनरी इकोनॉमी वर्ल्ड ओवर चल रही है, इंडिया में भी इन्फ्लेशन के नंबर्स इतने कंट्रोल में हैं, तो गवर्नर साहब जरूर रेट को लोअर तरफ में ले जाएंगे। बैंकों के बेस रेट में कमी का असर होम लोन की किस्तों पर कुछ इस तरह दिखेगा। जिन ग्राहकों ने बैंकों से 10.15% ब्याज पर होम लोन लिया था, उन्हें 50 लाख और 20 साल की मियाद पर करीब 6,000 रुपए का फायदा होगा, जबकि जिन ग्राहकों ने इतनी ही रकम पर 75 लाख रुपए का लोन लिया था, उन्हें सालाना करीब 9,000 रुपए की बचत होगी। बिल्डरों का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर को एक बूस्टर की जरूरत है और ये तभी संभव होगा जब रेट कट में और गिरावट देखने को मिलेगी। जो इकोनॉमिक को इस वक्त इम्प्रूवमेंट या डोज चाहिए वर्किंग की, कंड्यूसिव है सारी एनवायरनमेंट, पता नहीं क्यों वेट कर रहे हैं। दे शुड रिड्यूस द प्राइसेस, दे शुड रिड्यूस एंड द इंटरेस्ट रेट्स। इस वक्त इकोनॉमी कैन वेरी वेल टेक इट। हर चीज कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, सारी चीजें कंट्रोल है। I think they are just delaying it. रिजर्व बैंक ने कर्ज सस्ता करने के लिए रेपो रेट में 0.5% कमी की थी, लेकिन बैंकों ने बमुश्किल आधा ही फायदा ग्राहकों को दिया है। जानकार मानते हैं कि आगे महंगाई और नकदी की स्थिति ठीक रही तो कर्ज और सस्ता होगा। बाजार जानकारों का मानना है कि अब रियलिटी सेक्टर और घर खरीदने वालों के लिए अच्छी शुरुआत हो गई है। आगे चलकर लोन रेट पर राहत आने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो सबके घर खरीदने की उम्मीदों को पंख लग जाएंगे। बिल्डरों की धोखाधड़ी पर लगाम कसना अब जल्द मुमकिन होगा, क्योंकि बहुप्रतीक्षित रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इससे अब आने वाले समय में ऐसे बिल्डरों पर लगाम कसना मुमकिन होगा जो सिर्फ धोखा देने के इरादे से अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे। हालांकि बिल्डरों का कहना है कि इस बिल में और भी तब्दीली किया जाना बाकी है। लंबी जद्दोजहद और अपने घर का सपना देखने वाले लाखों लोगों की मुश्किलों को देखते हुए आखिरकार कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को मंजूरी दे दी है। अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा और अगर ये बिल संसद में पारित हो गया तो रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। क्योंकि इससे बहुत फायदा होगा पूरी इंडस्ट्री को। एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक ट्रस्ट फैक्टर आएगा और एक जो नाइट बाय फ्लायर्स हैं, जो नॉन सीरियस प्लेयर्स हैं, जो पूरी इंडस्ट्री के नाम खराब होता है, उन पे रोक लगेगी। आज भी देश के कई शहरों में ऐसे लाखों ग्राहक हैं जो बिल्डर्स से काफी परेशान हैं। रियल एस्टेट बिल के पास होने के बाद बिल्डर ग्राहकों से झूठे वादे नहीं कर पाएंगे। बिल्डर किसी प्रोजेक्ट के बारे में गुमराह करने वाले विज्ञापन नहीं दे पाएंगे। सुपर बिल्टअप एरिया और कॉर्पोरेट एरिया का अंतर समाप्त होगा। बिल्डर्स को समय पर पोजीशन देना होगा।
प्रोजेक्ट का 50% फंड अलग से एक अकाउंट में रखना होगा। एक प्रोजेक्ट का 50% फंड ही दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर पाएंगे। बिल्डर के डिफॉल्ट होने पर कंज्यूमर को पैसा वापस मिलेगा। 2/3 खरीदारों की मंजूरी के बिना प्लान में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स भी कानून के दायरे में आएंगे और उनकी भी जवाबदेही तय होगी। रियल एस्टेट एजेंट को अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रियल एस्टेट रेगुलेटर बनने से फ्लैट खरीदने वाले आम ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ग्राहकों को बिल्डर्स की मनमानी नहीं झेलनी होगी और समय पर फ्लैट मिलने का सपना पूरा हो जाएगा। हालांकि बिल्डरों का कहना है कि सरकार को प्रोजेक्ट मंजूरी की ओर कुछ और भी अहम कदम उठाने की दरकार है, तभी 2022 तक 6 करोड़ मकान बन पाना मुमकिन होगा। हमें हमारे अप्रूवल प्रोसेस को सुधारना पड़ेगा। आज किसी प्रोजेक्ट को अगर हम अप्रूव करने के अंदर 1.5 से 2 साल का समय लगा रहे हैं तो हम डेफिनेटली जो हाउसिंग शॉर्टेज है उसके अंदर और बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। तो सरकारी स्तर पे कहीं ना कहीं इस चीज को देखे जाने की जरूरत है। रियल एस्टेट को, हाउसिंग को प्रायोरिटी सेक्टर घोषित किए जाने की जरूरत है और अप्रूवल प्रोसेस को विदिन 30 डेज के अंदर किए जाने की जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार कितनी तेजी से इस बिल को पास करा पाती है। अगर बिल पास भी हो गया तो राज्य सरकारें कितनी जल्दी अपने अपने राज्यों में कानून बनाएंगी। रियल एस्टेट अथॉरिटी का गठन कितनी तेजी से होगा। क्या कानून बनने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में वाकई सुधार आ पाएगा। गाजियाबाद बनेगी स्मार्ट सिटी, क्या है पूरी खबर ये देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद तेज हो गई है। यहाँ पर 24 घंटे बिजली, पानी और फ्री वाईफाई की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही यहाँ पर यातायात के भी सुचारू व्यवस्था की जा रही है। आने वाले समय में यहाँ पर कई हाईटेक टाउनशिप भी बनाए जाएंगे। ये शहर बहुत जल्द स्मार्ट सिटी में तब्दील होने जा रहा है। स्मार्ट सिटी यानी यहाँ आपको 24 घंटे बिजली, पानी, सुचारू यातायात, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात और साथ साथ मजबूत बुनियादी ढांचा मिलेगा। मतलब कि पूरी तरह एक स्मार्ट सिटी, यानी कि सिंगापुर, क्वेटो और फिर वेनिस जैसा शहर। ठीक उसी तर्ज पर गाजियाबाद को भी भविष्य में स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद तेज हो गई है। ये शहर भी आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस शहर होने जा रहा है। साधारण शब्दों में अगर हम स्मार्ट सिटी की परिभाषा दें तो एक ऐसा शहर जहां लोग कई तरह की चिंताओं से बेफिक्र होकर रहते हों। स्मार्ट सिटी में खूबसूरत और हरे भरे पार्क होंगे, सड़कें गुणवत्ता के साथ साथ बनी होंगी, तो जाहिर है लोग भी व्यवस्थित यातायात का मजा ले पाएंगे। स्मार्ट सिटी में सूचना और तकनीकी का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। सेंसर, कैमरे, वायरलेस उपकरणों के साथ डेटा सेंटर भी बनाए जाते हैं। स्मार्ट सिटी को बनाते वक्त इसे इको फ्रेंडली भी बनाया जाता है और यही सब सुविधाएं आपको गाजियाबाद में मिलने वाली हैं। कुल मिलाकर योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया शहर ही स्मार्ट सिटी है। इसके लिए GDA ने इस ओर कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। तो आप अगर ये देखेंगे, अच्छा इस एरिया में हम लोग जैसे बिजली घर के लिए काफ़ी लैंड, इस एरिया में 6 बिजली घर बनेंगे तो बिजली घर के लिए लैंड आरक्षित दे रहे हैं हम लोग। इंटरटेनमेंट जोन, इंटरटेनमेंट पार्क, तो इस एरिया में एक ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो इससे लोगों को इस एरिया का एक आनंद ले सकते हैं। जब हम टेक्नोलॉजी को जोड़ देते हैं अपनी लिविंग के साथ तो उसको हम कहते हैं स्मार्ट लिविंग, जिसको हम स्मार्ट सिटी के अंदर तब्दील कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी गाजियाबाद के लोगों में पहले से ही है। सिर्फ ये है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जो वो पैसा खर्च करना है, जो वो इसके अंदर खर्च करना चाहते हैं, उसकी वर्थ उनको पूरी तरीके से मिल पाए। और जैसे ही उनको लग रहा है कि भाई हाँ इस चीज की वर्थ हमको मिलेगी, चाहे वो NH24 हो या H58 हो, जो भी हो, जहां पे भी अच्छी चीजें डेवलप हो रही हैं, अगर वो चीजें होती हैं तो मेरे ख्याल से उसके अंदर कोई रुकावट बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में दिल्ली से सटा होने के चलते गाजियाबाद में अपना आशियाना बनाने का किसी का भी अरमान हो सकता है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी GDA लोगों के इस सपने को सच करने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसके अलावा GDA ने शहर को विकास की रफ्तार देने के लिए NH24 से लगे गांवों की जमीनों पर हाईटेक और इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने के लिए बिल्डरों को लाइसेंस भी दिए हैं। हाईटेक और इंटीग्रेटेड टाउनशिप बसाने का मुख्य उद्देश्य गाजियाबाद के आसपास के इलाके में योजनाबद्ध विकास करना है। ये इलाका अपने आप में गाजियाबाद की मानंद का एक अलग शहर होगा, जो पूरी प्लानिंग के साथ बसाया हुआ शहर या यूं कहें एक स्मार्ट सिटी होगा। हालांकि गाजियाबाद एक पुराना शहर है, लेकिन दुनिया के विकसित होते शहरों की सूची में गाजियाबाद 6ठे स्थान पर है। और हाँ, अगर डेवलपमेंट हो रहा है और स्मार्ट सिटी बनती हैं
तो नेचुरल सी बात है कि जब लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, चीजें अच्छी मिलेंगी, यहीं से बैठे हुए सहूलियत मिलेंगी, तो क्यों कोई आदमी जो है वो नोएडा जाएगा या गुड़गांव जाएगा, कोई दिल्ली क्यों जाएगा। जब यहीं आदमी रहेगा और लोग यहाँ पे आएंगे तो रेट इंक्रीज करेगा, तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। और स्मार्ट सिटी बनना एक अच्छी बात है, क्योंकि पुराना शहर है और बिल्कुल कनेक्टेड है दिल्ली के। पूरे एनसीआर में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ गाजियाबाद एक ऐसा शहर है जो दिल्ली के सबसे करीब है। गाजियाबाद में वो सारी क्षमताएं हैं जो एक स्मार्ट सिटी के लिए चाहिए होती हैं। यहाँ पर चौड़ी सड़कें, पार्क, स्टेडियम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी तमाम सुविधाएं तो होंगी ही, साथ ही जल संरक्षण की व्यवस्था भी रहेगी। इसके अलावा गंदे पानी को रिसाइकिल कर उपयोगी बनाया जाएगा और कूड़े कचरे को उपयोगी बनाने के लिए अत्याधुनिक प्लांट लगाए जाएंगे। ऊर्जा की बचत के लिए यहाँ सौर ऊर्जा के प्लांट भी लगेंगे। अगर ऐसा कुछ गाजियाबाद के लिए किया जाता है तो ये सिटी वाकई में एक स्मार्ट सिटी होगा। चलिए वक्त हो चला है रियल एस्टेट की हलचल पर नजर डालने का रियलिटी न्यूज में। प्रॉपर्टी बाजार में मंदी का असर दिल्ली के बाजार में भी देखने को मिल रहा है। मांग की कमी झेल रही दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमत में 2013 से 20% की गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि दिल्ली के कुछ इलाकों में 10 से 35% की बढ़त देखी जा रही है, जबकि गुड़गांव और नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमत में स्थिरता देखी जा रही है। कंसल्टेंसी फर्म JLL की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के पॉश इलाके बसंत विहार, डिफेंस कॉलोनी, जोरबाग और गोल्फ लिंक्स की कीमतें एक साल में 15 से 20% गिर गई हैं। हीरो ग्रुप ने भी अब रियल एस्टेट कारोबार में आने का मन बना लिया है। कंपनी ने अपने पहले प्रोजेक्ट को पंजाब में बनाने का फैसला किया है। ये प्रोजेक्ट हीरो होम्स के नाम से बनाया जाएगा। पंजाब में बनने वाला प्रोजेक्ट 16.48 एकड़ एरिया में फैला होगा। कंपनी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट में बनाया जाएगा। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड ने गुड़गांव में सोहना रोड पर हिल टाउन के नाम से प्रीमियम टाउनशिप प्रोजेक्ट लाने की घोषणा की है। सुपरटेक ने इसकी घोषणा शुक्रवार को की। इस प्रोजेक्ट में जो फ्लैट बनाए जाएंगे वो 2 BHK व 3 BHK और इनकी कीमत तकरीबन 47 लाख रुपए शुरू होगी। साथ ही ये प्रोजेक्ट 140 एकड़ में बनेगा। सुपरटेक के चेयरमैन RK अरोड़ा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर कुल 2400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सुपरटेक के इस प्रोजेक्ट का पहला चरण 2018 में पूरा होने की उम्मीद है, जबकि पूरा प्रोजेक्ट 2020 तक पूरा हो जाएगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खास, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। चलिए वक्त हो चला है रियल एस्टेट से जुड़ी एक शख्सियत से मुलाकात करने का। आज के डायरेक्टर्स कोर्ट में हम शामिल कर रहे हैं सुपरटेक के चेयरमैन RK अरोड़ा जी। सबसे पहला सवाल सर ये है कि जो अभी जो मार्केट की कंडीशन है वो क्या है और कैसे रिवाइव किया जाए? देखिए, अभी मार्केट पिछले मैं समझता हूँ 2 साल से काफ़ी टाइट रहा है और मेजरली अगर हम सेल को देखें तो सेल काफ़ी डिप गई है, क्योंकि प्राइस काफ़ी मतलब एक तरह से लोग प्राइस सेंसिटिव मार्केट था, तो लोगों को एक अफोर्डेबल घर चाहिए था कि प्राइस को कैसे कम किया जाए। तो अब नाउ क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे अब डाउन आना शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब मार्केट इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए। जो भी रिसेंटली आपने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो इस बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि यह क्या प्रोजेक्ट है, कितने रेंज में ग्राहकों को मिलेगा और क्या इसमें खास होने वाला है? देखिए, ये प्रोजेक्ट गुड़गांव के सोहना रोड के ऊपर है। अगर हम बात करें राजीव चौक से करीब 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये प्रोजेक्ट है। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है 140 एकड़ का, जिसके अंदर मतलब ग्रुप हाउसिंग एरिया अलग है, प्लाटेड एरिया अलग है, विलाज एरिया अलग है एंड अदर ऑल फैसिलिटी जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कम्युनिटी लिविंग हो गया, पुलिस बूथ हो गया, मिल्क बूथ हो गया। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो एक कम्युनिटी लिविंग के लिए चाहिए होती है, वो सारी की सारी फैसिलिटी इस प्रोजेक्ट के अंदर है। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो एक रीच के अंदर हो और एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक विद ऑल फैसिलिटी हो, तो उसकी एक अच्छी डिमांड हमने इस प्रोजेक्ट में देखी है। और ये प्रोजेक्ट 140 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है, इसको हम 3 फेस में पूरा करेंगे। पहला फेस हम ग्रुप हाउसिंग जो हम बना रहे हैं, जिसका एक दाम करीब 47,50,000 से शुरू होता है, वो हम 3 साल में पूरा करेंगे। दूसरा फिर नेक्स्ट फेस में हम इसके अंदर जाएंगे कि विलाज का डेवलपमेंट या इंडिपेंडेंट यूनिट कोई लेना चाहता है या कोई फ्लोर लेना चाहता है, इस तरह का उस फेस में जाएंगे।
फिर इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, या जो वहाँ के कम्युनिटी लिविंग के लिए जो रिक्वायर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मिल्क बूथ हो गया, कॉमर्शियल एरियाज हो गया, वो भी हम पैरेलली साथ साथ डेवलप करेंगे। तो टोटल प्रोजेक्ट अगर हम इंटीग्रेट करके देखें तो करीब 5 साल के अंदर ये डिफरेंट फेजेस में पूरा होगा। आपके कितने प्रोजेक्ट सर अंडर कंस्ट्रक्शन में? अगर एक अनुमान के मुताबिक अगर हम बात कर रहे हैं तो करीब करीब 1 लाख फ्लैट्स है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस अंडर कंस्ट्रक्शन में तेज़ी लाने के लिए आप प्रीकास्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ी सी जानकारी हमें चाहिए कि प्रीकास्ट क्या है और किन किन प्रोजेक्ट्स में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हम लोग अभी रफली 90 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं, 9 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया जो विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसको हम इस साल में डिलीवरी दे रहे हैं। कुछ हमने जैसे कि 2014 में दिया, अगर हम 2015-16 में एक टारगेट में हैं तो इसमें भी हम डिलीवरी दे रहे हैं। तो इतना बड़ा एक वॉल्यूम डिलीवरी देना, इट्स ए बिकेम ए डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस कि किस तरह से हम उसको डिलीवरी दें। तो उसके लिए हम एक इनोवेशन किया कि इस तरह से एक फास्ट कंस्ट्रक्शन की जाए, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की जाए और प्राइस को भी हम जो है कंट्रोल में रखें। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी लेके आए। जर्मन की ये टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम घरों का मेजर प्रोडक्शन जो है फैक्ट्री के अंदर कर लेते हैं। जो टाइम कंज्यूमिंग साइट के ऊपर होता है, जो क्वालिटी कंट्रोल हम साइट के ऊपर इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, वो सारी कंट्रोल हम फैक्ट्री के अंदर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे इंजीनियर्स होते हैं, हमारे जो क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं, जो एक फैक्ट्री के अंदर हर चीज़ को कंट्रोल कर देते हैं। तो एक घर को टेम्परेरी बेस पे एक तरह से फैक्ट्री के अंदर तैयार करके और फिर हम उसको साइट के ऊपर इरेक्ट कर लेते हैं। तो वो बिल्डिंग, जो हमारी बिल्डिंग 2 साल में एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता था, उसको हम 1 साल में बना पा रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं टाइमिंग देखूं कि 3 साल की बिल्डिंग को हम 2 साल में पूरा कर लेंगे। तो सर इससे डिलीवरी में भी तेज़ी आ गई। एक आपका मोटो भी है कि हर साल हम 10,000 डिलीवरी करेंगे, तो क्या इस प्रीकास्ट से डिलीवरी में भी तेज़ी आती है क्या? देखिए, क्या होता है कि हमारे प्रोजेक्ट कैसे डिले होते हैं, अगर साइट के ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं होगा, साइट के ऊपर सफिशिएंट लेबर नहीं होगी, बहुत सारे फेस्टिवल आज इंडिया में हो जाते हैं, लोग घर चले जाते हैं, तो लेबर की शॉर्टेज साइट के ऊपर हो जाती है। उन सब से छुटकारा देने के लिए हम प्रीकास्ट द्वारा जो घर बना रहे हैं उनसे डेफिनेटली एक फास्ट कंस्ट्रक्शन होगा। और जो हम एक बड़ा टारगेट अपना लेके चल रहे हैं कि हम इस साल के अंदर 12,000 घर का डिलीवरी देंगे, वो केवल प्रीकास्ट की बदौलत लेके चल रहे हैं। क्योंकि जो हमारा प्रीकास्ट का फैक्ट्री है वो अभी 5 मिलियन स्क्वायर फीट का है, जिसको हम बढ़ा के इस साल के अंदर 10 मिलियन, मतलब करीब 1 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया हम 1 साल के अंदर बनाकर और साइट के ऊपर तैयार कर सकते हैं। सर, आपने प्रीकास्ट करके डिलीवरी में तेज़ी आप लाने की कोशिश करें, लेकिन बाज़ार का जो सेंटिमेंट्स है कई और चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे आप मिसाल के तौर पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ले लीजिए, तो अभी जो बैंकों ने होम लोन दरों में कटौती शुरू की है, क्या आपको लगता है कि इससे सेंटिमेंट में सुधार होगा और जो प्रॉपर्टी की मांग है उसमें तेज़ी देखी जाएगी? देखिए, पिछले 2 सालों से इंटरेस्ट रेट ना बहुत ज़्यादा चल रही थी, जो करीब 11-12% तक चले गए थे। तो लोगों का एक सेंटिमेंट इस वजह से ब्रेक हुआ। उनकी पेइंग कैपेसिटी तो फिक्स है, इतनी तेज़ी से तो उनकी सैलरी या उनकी इनकम नहीं बढ़ी है जितनी तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था। तो ये मिसमैच कर दिया उनको कि किस तरह से उसकी EMI के अंदर, उसके बजट के अंदर उसकी EMI फिक्स हो। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जब अभी RBI ने अपना एक सिग्नल देना चालू कर दिया है कि SLR में कटौती करके इंटरेस्ट रेट को डाउन करना शुरू किया है, तो मैं समझता हूँ इस साल के एंड तक करीब 1 से 1.5% तक का कट आने की उम्मीद लग रही है। और उससे एक डेफिनेटली एक एंड यूजर्स को जो घर चाहिए, उसकी एक EMI जो उसकी बजट की है, उसके अंदर अगर घर मिलता है तो वो एक तरह से रियल एस्टेट के लिए एक बढ़ावा मिलेगा। एक और समस्या आ गई है NGT का, इससे भी क्या डिले होना तय है? बिल्कुल। देखिए, क्या होता है कि यहाँ एक NCR में डिफरेंट टाइप की समस्या चलती रहती हैं, जैसे कि अभी एक समस्या NGT की भी आई है। उसमें क्या है कि NGT ने ये डायरेक्शंस दे दिया है कि जो प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जो MOEF की गाइडलाइंस हैं, जो 2010 की गाइडलाइंस उसको कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, तो उनके प्रोजेक्ट को बंद करवाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ NCR में, नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन में, गुड़गांव में चल रहे हैं, सभी के पास अपना एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस है और सभी लोग उस एनवायरमेंटल क्लियरेंस की कंप्लायंस करते हैं। हर 6 मंथ बेसिस के ऊपर वो अपनी एक कंप्लायंस रिपोर्ट्स डिपार्टमेंट को भेजते हैं। तो बट NGT क्या चाहता है? NGT चाहता है कि वहाँ पर इस तरह का डेविएशन ना हो, एयर में पोल्यूशन ना हो
और जो है इस तरह का दूषित वातावरण ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंश्योर किया है अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, कि उसका कहीं वायलेशन ना हो, और जो अगर कोई वायलेशन उसका करता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। सर, तो इम्पैक्ट तो आखिर जो आम खरीदार है उस पर देखने को मिलता है, क्योंकि डिले तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। अगर इस तरीके का वायलेंस किए जा रहे हैं, उल्लंघन किए जा रहे हैं, तो डिले तो कहीं ना कहीं होता ही है। सर देखिए, मैं इसमें दूसरी तरह से लेता हूँ कि अगर एक डेवलपर उन सब गाइडलाइंस को फॉलो करके बिल्डिंग बनाता है तो उसमें कहीं कोई भी सरकार या कोई न्यायालय, कोई एनजीटी उसको बाध्य नहीं करता है। तो एनजीटी ने यही चीज़ बोली है कि अगर ये सारी कंप्लेंट्स को पूरा करके अगर निर्माण कर रहे हैं तो किसी की कोई रोक नहीं है। लेकिन हाँ, इतना बात जरूर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक सेंटीमेंट जो होता है, सेंटीमेंट हम बाहर का थोड़ा सा डाउन चला जाता है कि आज ये रोक लग गई, कल ये रोक लग गई, पिछले दिनों नोएडा एक्सटेंशन में एक विवाद आ गया था, तो एक सेंटीमेंट जरूर थोड़ा सा धक्का लगता है। बट ओवरऑल ये सभी के इंटरेस्ट में है कि इस तरह का एक दूषित वातावरण पैदा ना हो, और घर का या निर्माण करने का जो प्रक्रिया है उसको एक सही टेक्निकल वे में उसको किया जाए। चलिए, आपकी कंपनी में क्विकली थोड़ा सा विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं। आप किन किन जगहों पे मौजूद हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उन इलाकों में? देखिए, अभी हम लोगों ने करीब 27 साल पहले ये कंपनी को चालू किया था, और आज हम रफली करीब मोर देन 40 लोकेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट तो हम ऑलमोस्ट डिलीवरी दे चुके हैं, कुछ और दे रहे हैं। किसी प्रोजेक्ट में 50% हो गया, किसी प्रोजेक्ट में 60% हो गया। तो हम करीब 40 लोकेशंस पर काम कर रहे हैं। एनसीआर में हम लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना और गुड़गांव के अंदर काम कर रहे हैं। बाहर भी हम कर्नाटक में भी बेंगलोर के अंदर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग हरिद्वार, देहरादून, रुद्रपुर यहाँ काम कर रहे हैं। और यूपी के अदर पार्ट जैसे कि मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गया, इस तरह से अपना पिछले 27 सालों से इस काम में। सर, तो किसी और क्षेत्र में आप जाने की योजना बना रहे हैं? देखिए, हमने पिछले दिनों अभी एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा कदम रखा है, और हम एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। 50 एकड़ के अंदर की यूनिवर्सिटी हम प्लान कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक हम उसको कंप्लीट करके और स्टार्ट करेंगे। और आने वाले समय में अफोर्डेबल हाउसिंग भी हम देखेंगे आपके कंपनी की ओर से? देखिए, अभी एक हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत घर बनाए जाएं। मतलब वो लोग जिनका प्राइस रेंज बिटवीन 20 से 25 लाख है, उनको घर देने के लिए एक ऐसी स्कीम बनाई है। तो उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें हम 2 प्रोजेक्ट लेके आए हैं, एक बसेरा और दूसरा प्रोजेक्ट अभी अनाउंस करेंगे। उसमें क्या है, जो सरकार ने जो एक सुविधा दी है कि इनको एक तरह से इनसे ईडीसी चार्ज ना लिया जाए, उसमें थोड़ा सा एफआईआर का बढ़ावा दिया जाए, उसने जो सरकार को ने सुविधा दी वो एज इट इज़ हमने बाहर को पास ऑन करी है। बट उसमें एक सर्टेन कंडीशंस भी रखी गई हैं कि वो 5 साल तक वो सेल नहीं कर पाएगा, या जो है उसके अंदर जो है उसका जो घर का साइज होगा वो 60 स्क्वायर मीटर का होगा। तो उस तरह की कंडीशंस भी उसमें एक तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उन्होंने कंडीशंस लगाई है। तो उस पर ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। बाज़ार की जो भी मांग है वो सस्ते घरों की मांग है, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप और भी लोगों के लिए सस्ते घर बनाएंगे। ईटीवी से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि रियलिटी चेक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, लेकिन इस प्रोग्राम को और कैसे उम्दा बनाया जाए इसके लिए हमें लिखना आप न भूलें। एक बात और, अगर आप बिल्डर के रवैये से परेशान हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हमें लिखना न भूलें। हमारा एड्रेस है rcup@etv.co.in। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, दीजिए रियलिटी चेक की टीम को इजाज़त। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।